after finishing refraction through plane surface and reflection of light. ऑप्टिक्स में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ लिया है, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस समझ लिया है. रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस में हमने द फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एज वेल एज रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म एंड डिस्पर्जन इन स्पेक्ट्रम, यह सारी बातें समझी थी. देखिए, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस में हमने जो समझा था, when a light ray hits a plane surface, we have got a plane boundary separating the two medium. दो मीडियम को सेपरेट करते हुए एक प्लेन बाउंड्री होती थी, और उस प्लेन बाउंड्री से जब लाइट रे टकराती थी तो किस तरह से वह बेंड करती थी, और उसके बेंड करने से किस तरह से ऑब्जेक्ट लोकेशन और उसकी इमेज लोकेशन में परिवर्तन आता था. रियल डेप्थ, अपेरेंट डेप्थ, यह सब कंसेप्ट हमने रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस में समझे. नाउ द चैप्टर इज कंटिन्यूड विथ रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस एंड लेंस. इनफैक्ट चैप्टर में दो पार्ट है. पहले पार्ट में हम समझेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस, और दूसरे पार्ट में हम समझेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस. Refraction through curved surface. This is the first part of the chapter, and in the second part of the chapter we will study refraction through lenses. Now what do you mean by this? For example, this surface, the spectacle, और इसका यह जो सरफेस है, दिस इज कर्व्ड सरफेस. इस सरफेस से जब लाइट रे टकराएगी तो उस लाइट रे के साथ किस तरह से रिफ्रैक्शन होगा, दैट इज द मेन कंसर्न इन द चैप्टर. इस केस में हम स्नेल्स लॉ कैसे अप्लाई करेंगे. देखिए, वी मे हैव सेवरल केसेस. जिस तरह से हमने मिरर के लिए कुल मिला के 16 रे डायग्राम बनाए, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर. कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी हमने 8 रे डायग्राम बनाए, कॉनकेव मिरर के लिए भी 8 रे डायग्राम बनाए. अलग अलग जगह पर ऑब्जेक्ट को रखा और उनकी अलग अलग जगह पर इमेज को देखा और इमेज के अलग अलग नेचर को देखा. बिल्कुल उसी तरह से इधर भी कई सारे केसेस बन सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई कर्व्ड सरफेस इस तरह का है, एक बात इधर में और क्लैरिफाई कर देना चाहूंगा. कर्व्ड सरफेस तो कई तरह के होते हैं. स्फीयर का भी एक कर्व्ड सरफेस है, अंडा, एग का भी एक कर्व्ड सरफेस है. अंडे का जो कर्व्ड सरफेस है दैट इज डिफरेंट एज कंपेयर टू द कर्व्ड सरफेस ऑफ स्फीयर. सिलेंडर का भी एक कर्व्ड सरफेस होता है. पैराबोलिक कर्व्ड सरफेस भी होता है, हाइपरबोलिक कर्व्ड सरफेस भी होता है. कर्व्ड सरफेस कई तरह के होते हैं. रिफ्रैक्शन किसी भी तरह के कर्व्ड सरफेस से हो सकता है, मगर हमारे सिलेबस में हर तरह के कर्व्ड सरफेस नहीं है. हमारे सिलेबस में है सिर्फ स्फेरिकल सरफेस. हमें रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस ही सीखना है, इसी को डिटेल में पढ़ना है और समझना है. देखिए, सपोज दिस इज अ कर्व्ड सरफेस एंड दिस इज अ बाउंड्री सेपरेटिंग द टू मीडियम. इस तरफ मीडियम 1 है और इस तरफ मीडियम 2 है, एंड दिस इज अ स्फेरिकल बाउंड्री सेपरेटिंग द टू मीडियम. ज्योमेट्रिकल सेंटर of this spherical boundary we call it pole. ये जो भी स्फेरिकल बाउंड्री हमें दिख रही है, इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा उसे हम पोल कहते हैं. नाउ सिंस इट्स अ स्फेरिकल बाउंड्री, इस स्फीयर का कहीं ना कहीं सेंटर अवश्य होगा.
यदि यह इस तरह की स्फेरिकल बाउंड्री है, इसका सेंटर कहीं इधर होगा। This center of sphere is termed as center of curvature. इस स्फीयर के सेंटर को, ये जो स्फेरिकल बाउंड्री है, इसके सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। Then we have got imaginary line joining pole and center of curvature. It's termed as principal axis. It's extended up to infinity on either sides. This is an imaginary line joining pole and center of curvature. पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ते हुए यह एक इमेजिनरी लाइन है जिसे हम दोनों तरफ इंफिनिटी तक एक्सटेंड कर सकते हैं। इट्स टर्म्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। रिमेंबर दैट प्रिंसिपल एक्सिस इज अ इमेजिनरी लाइन। वाकई में ऐसी कोई लाइन नहीं होती है, हम एक इमेजिन करते हैं पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ते हुए और उसको इंफिनिटी तक मिला दें। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। Distance between pole and center of curvature is termed as radius of curvature. पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो दूरी होती है, इट्स टर्म्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस केस में यह जो स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस है, इस स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस में ये ऊपर की तरफ उठे हुए सरफेस को हम कॉन्वेक्स सरफेस कहते हैं। ये जो ऊपर की तरफ उठा हुआ सरफेस है, दिस सरफेस इज टर्म्ड एज कॉन्वेक्स सरफेस, जबकि यह जो अंदर की तरफ झुका हुआ सरफेस है, दिस इज टर्म्ड एज कॉन्केव सरफेस। यह कॉन्केव सरफेस कहलाता है और यह कॉन्वेक्स सरफेस कहलाता है। इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस एज वेल, वी हैव गॉट द कंसेप्ट ऑफ साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का कंसेप्ट हम इस रिफ्रैक्शन फिनोमेना में भी अप्लाई करेंगे। इधर भी हम दो फॉर्मूले लिखेंगे, उन दो फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे और हमेशा हम कहेंगे कि उन दोनों फॉर्मूले को अप्लाई करते समय साइन कन्वेंशन जरूर लगाया जाए। बिना साइन कन्वेंशन के फॉर्मूले कभी भी इस्तेमाल नहीं करे जाएंगे। मैं साइन कन्वेंशन के 3 रूल दोहरा देता हूं, एक और बार रिपीट कर देता हूं। 2 रूल तो इसके पहले भी हम सुन चुके हैं, एक रूल और ऐड करूंगा। बिल्कुल सिंपल से साधारण से रूल है, मगर लगाने में गलती हो जाए तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नहीं बन पाते। द फर्स्ट रूल सेज ऑल द डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। जितनी भी डिस्टेंस है, जितनी भी दूरियां हैं, उन्हें हमेशा पोल से मेजर करा जाए। ऑल द डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। Secondly, any distance measured along the incidence ray must be taken as a positive value and any distance measured against incidence ray must be taken as negative value. कोई सी भी दूरी जिसको इंसिडेंस रे के along मेजर कर रहे हो, any distance measured along incidence ray should be taken as positive value. along इंसिडेंस रे कोई सी भी डिस्टेंस को पॉजिटिव लिया जाए एंड अगेंस्ट इंसिडेंस रे कोई सी भी डिस्टेंस को नेगेटिव लिया जाए। यदि इस केस में इंसिडेंस रे इस तरह से इंसिडेंट हो रही है, इफ इंसिडेंट रेस आर इंसिडेंटेड इन दिस मैनर, नाउ इफ वी विश टू मेजर रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब यदि हम रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करना चाहते हैं, वी शुड स्टार्ट फ्रॉम पोल। पोल से स्टार्ट होकर वी शुड गो लाइक दिस अप टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमें पोल से स्टार्ट करना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक इस तरह से बढ़ना है। हम अलोंग द इंसिडेंस रे बढ़ रहे हैं, अलोंग द इंसिडेंस रे बढ़ रहे हैं, इसलिए इस केस में हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर
would take a positive value. इस केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर की एक पॉजिटिव वैल्यू हुई, जबकि यदि इंसिडेंस रे ऐसे इंसिडेंट की जाती तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करने के लिए हम पोल से ही स्टार्ट करते, मेजरमेंट हमेशा पोल से ही करा जाएगा और हम अगेंस्ट इंसिडेंस रे ट्रेवल करते। इन दैट केस रेडियस ऑफ कर्वेचर की नेगेटिव वैल्यू कही जाती। तीसरा रूल और बता देता हूं इधर, एनी डिस्टेंस मेजर्ड अबव प्रिंसिपल एक्सिस वुड बी टेकन एज पॉजिटिव वैल्यू एंड एनी डिस्टेंस मेजर्ड बिलो प्रिंसिपल एक्सिस वुड बी टेकन एज नेगेटिव वैल्यू। कोई सी भी डिस्टेंस जिसको प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर करना है उसे पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, और कोई सी भी डिस्टेंस जिसको प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मेजर करना है उसे नेगेटिव वैल्यू होना चाहिए। These are the three rules for sign convention will always apply. अब इस केस में भी we may have 16 different cases. किस तरह से जरा देखिए, लाइट रे कॉन्वेक्स सरफेस पर इंसिडेंट हो सकती है और लाइट रे कॉन्केव सरफेस पर भी इंसिडेंट हो सकती है। वी मे हैव इंसिडेंट लाइट रे आइदर ऑन कॉन्वेक्स सरफेस और वी मे हैव इंसिडेंट लाइट रे ऑन कॉन्केव सरफेस। करस्पॉन्डिंगली वी हैव गॉट टू केसेस, दो केस हमें इधर दिख गए। हो सकता है इंसिडेंट रे रेयरर मीडियम में हो, ऐसा भी हो सकता है इंसिडेंट रे डेंसर मीडियम में हो, रेयरर से डेंसर में जा रही हो या डेंसर से रेयरर में जा रही हो, इधर रेयरर से डेंसर या फिर डेंसर से रेयरर। करस्पॉन्डिंगली इधर भी ऐसा हो सकता है कि हो सकता है लाइट रे रेयरर से डेंसर में जा रही हो, और ऐसा भी हो सकता है डेंसर से रेयरर में जा रही हो। करस्पॉन्डिंगली we have got further two more cases. अब depending on the nature of object we may have a real object. इस तरह से हमारे पास कोई रियल ऑब्जेक्ट हो सकता है। रियल ऑब्जेक्ट मीन्स लाइट रेस आर डाइवर्जेंट फ्रॉम अ पॉइंट। यदि लाइट रे किसी एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है तो रियल ऑब्जेक्ट। But we may also have virtual object. लाइट रे यदि कन्वर्जेंट है तो इस केस में वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है। इस तरह से यदि लाइट रेस कन्वर्जेंट है तो हमारे पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है। डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट वी फर्दर हैव टू मोर केसेस। इस तरह से अभी तक कुल मिला के 8 केस बन गए। अब फाइनल इमेज मे बी रियल, फाइनल इमेज मे बी वर्चुअल। फाइनल इमेज वर्चुअल भी बन सकती है, फाइनल इमेज रियल भी बन सकती है। करस्पॉन्डिंगली वी फर्दर हैव 2 मोर केसेस। इस तरह से कर्व्ड सरफेस रिफ्रैक्शन फिनोमेना में भी कुल मिला के 16 अलग अलग केस बन सकते हैं मैक्सिमम। जिस तरह से हमने मिरर के लिए देखा कि 16 अलग अलग रे डायग्राम जरूर थे, मगर एक सिंगल यूनिफॉर्म फॉर्मूला था मिरर फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला इज मैग्निफिकेशन विच इज इक्वल टू I/O इज इक्वल टू माइनस v/u। उन सभी 16 केस के लिए वी हैव गॉट अ सिंगल यूनिफॉर्म मिरर फॉर्मूला। बिल्कुल इसी तरह से इधर भी हम कहेंगे, although we may have 16 different cases, but in order to solve them, we will be having a single uniform formula. We'll call it curved surface refraction formula. इन सभी 16 केसेस को डील करने के लिए हमारे पास एक सिंगल फॉर्मूला होगा। We call it कर्व्ड सरफेस रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। हम उसी कर्व्ड सरफेस रिफ्रैक्शन फॉर्मूले को डिराइव करेंगे
उसी कर्व्ड सरफेस रिफ्रैक्शन फॉर्मूले को अप्लाई करना सीखेंगे। आज पहले 2 घंटे के लेक्चर में हम पूरी तरह से सिर्फ 2 फॉर्मूले ही सीखेंगे, कर्व्ड सरफेस रिफ्रैक्शन फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। मैं सबसे पहले वह फॉर्मूला लिखता हूं और फिर उसके बाद उसको डिराइव करके दिखाता हूं और फिर उसके बाद उसको अप्लाई करना सिखाऊंगा। और अप्लाई करना जब सिखाऊंगा तो कई बातें समझाऊंगा, किन किन बातों को ध्यान रखना है, किस तरह के प्रिकॉशंस लेकर चलना है, गलतियां कहां और किस तरह की हो जाती है, वह सब चीज बड़े ध्यान से सिखाऊंगा। एंड दैट सिंगल यूनिफॉर्म फॉर्मूला इज, वी कॉल इट कर्व्ड सरफेस formula. It's mu2 minus mu1 by r is equal to mu2 by v minus mu1 by u. This is that uniform formula. Magnification formula is magnification formula which would be used here would be magnification which is equal to I by O is equal to V by mu2 upon U by mu1 or mu1 by mu2 into V by U. These are the 2 formula. We need to practice, we need to derive. While applying the 2 formula, it's compulsory to apply sign convention once. इन दोनों ही फॉर्मूले को बिना साइन कन्वेंशन के कभी भी इस्तेमाल नहीं करा जाता है। वेल से अप्लाई साइन कन्वेंशन वंस while applying the formula. फॉर्मूले में u, as you always know that it's a object distance. U is always a notation for object distance. V is image distance. R is radius of curvature. जिस मीडियम में इंसिडेंस रेस है उसे मीडियम 1 असाइन करा जाता है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 कहा जाता है। जिस मीडियम में इंसिडेंस रेस होंगी उसे मीडियम 1 असाइन करा जाना चाहिए और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 कहा जाना चाहिए। और जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रेस है उसे मीडियम 2 असाइन करा जाना चाहिए और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 कहा जाना चाहिए। μ2 is refractive index of medium where refracted rays are. μ1 is refractive index of medium where incidence rays are. अब I is size of image, O is size of object. देखिए मैं अब इन दोनों फॉर्मूले को डिराइव करूंगा। खास बात, फॉर्मूला मैंने पहले ही लिखा दिया। आई सिंपली मीन टू से कि इन फॉर्मूले को तो रट डालो और अभी भी कोशिश मत करो, आज के दिन इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा कि अपने आप रटा जाएगा। पहले हम इनको डिराइव करना सीखते हैं। अब एक और बात, अभी अभी मैंने बताया कि वहां पर 16 अलग अलग केस हो सकते हैं। नेचर ऑफ सरफेस के कॉरस्पॉन्डिंगली 2 केस होंगे, रेयरर और डेंसर मीडियम के कॉरस्पॉन्डिंगली 2 केस होंगे, रियल इमेज रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट के कॉरस्पॉन्डिंगली 2 केस होंगे और रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के कॉरस्पॉन्डिंगली 2 केस होंगे। इस तरह से कुल मिला के 16 अलग अलग केस बन सकते हैं। क्या सभी 16 केस के लिए यह प्रूव करा जाए कि यह फॉर्मूला अप्लाई करेगा? क्या सभी 16 केस के लिए डिराइव करा जाना चाहिए? नहीं, कभी नहीं, आवश्यकता नहीं। बिकॉज वी हैव गॉट लॉ ऑफ
ऑफ रेसिप्रोकेसिटी। लॉ ऑफ रेसिप्रोकेसिटी होल्ड करता है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकेसिटी का मतलब होता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट है और उसकी कोई इमेज है, यदि कोई ऑब्जेक्ट है और उसकी कोई इमेज है, यदि इमेज को ऑब्जेक्ट बना दिया जाए तो पहले जो ऑब्जेक्ट रहा है वह इमेज बन जाएगा। ऑब्जेक्ट और इमेज को इंटरचेंज करा जा सकता है। ऑब्जेक्ट ओ की इमेज आई है, आई की जगह पर यदि मैं कोई ऑब्जेक्ट रख देता हूं तो पहले जो ऑब्जेक्ट था वो इमेज बन जाएगा। दिस इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकेसिटी। इंसिडेंस रे और रिफ्रैक्टेड रे को इंटरचेंज करा जा सकता है। यदि कोई इंसिडेंस रे और उसकी कोई रिफ्रैक्टेड रे को इंसिडेंस रे बना दिया जाए तो पहले जो इंसिडेंस रे थी वो रिफ्रैक्टेड रे बन जाएगी। दिस इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकेसिटी। क्योंकि लॉ ऑफ रेसिप्रोकेसिटी होल्ड करता है, इसलिए मुझे सभी 16 केस के लिए डिराइव करने की आवश्यकता नहीं है। मैं कोई 8 केस के लिए डिराइव करूं, बाकी के 8 के लिए ऑलरेडी डिराइव्ड रहेगा वो। तो फिर एक और बात, क्या 8 केस के लिए वाकई में डिराइव करा जाए? 8 बार डेरिवेशन करा जाए इसका? नहीं, वंस अगेन आवश्यकता नहीं है। रियल वर्चुअल एनालॉजी, रियल वर्चुअल एनालॉजी होती है कॉन्वेक्स और कॉन्केव सरफेस में। कॉन्वेक्स सरफेस के साथ रियल और वर्चुअल शब्द को यदि उलट दिया जाए, रियल की जगह वर्चुअल लिख दिया जाए, वर्चुअल की जगह रियल कर दिया जाए, तो वो सारे केस कॉन्केव सरफेस के लिए बन जाते हैं। हमने यह रियल वर्चुअल एनालॉजी मिरर में भी देखी हुई है। कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के सारे रे डायग्राम एक जैसे थे, सिर्फ रियल और वर्चुअल शब्द को इंटरचेंज करा हुआ था। एक रियल वर्चुअल एनालॉजी होल्ड करती है, इसलिए हमें 8 केस के लिए डिराइव करने की भी आवश्यकता नहीं है। हम तो कोई 4 केस के लिए डिराइव करेंगे। इनफैक्ट वाकई में तो क्लास में मैं 3 अलग अलग केस के लिए डिराइव करूंगा, तीनों बिल्कुल इंडिपेंडेंट होंगे, मगर उन 3 केस के द्वारा मैं कह दूंगा कि यदि मुझे यह यूनिफॉर्म फॉर्मूला मिल गया तो ये